आज हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अपक्रियाएं। विस्थापन अपक्रियाएं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक, विस्थापन का मतलब क्या होता है? किसी को उसके स्थान से हटाना। किसी को उसके स्थान से हटाना क्या कहलाता है? विस्थापन। ठीक, तो यहाँ पे जो है होता क्या है, तो विस्थापन में क्या होगा? किसी को जो है उसके स्थान से क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन। अब ये विस्थापन होता कैसे है? तो जैसे मान लीजिए कोई एक थोड़ा सा कमजोर तत्व है। कमजोर तत्व का मतलब क्या हो जाएगा? वो कम क्रियाशील होगा। कैसा होगा? कम क्रियाशील मतलब आलसी टाइप का। ठीक, कम क्रियाशील तत्व होगा। और एक तत्व क्या होगा? प्रबल होगा, मतलब वो अधिक क्रियाशील होगा। प्रबल तत्व होगा, ये क्या होगा? वो अधिक क्रियाशील। ठीक, तो इतना आपको पता है कि जब दो लोग मारपीट करेंगे तो उसमें एक जीतेगा, दोनों इकट्ठे तो जीतेंगे नहीं कि नहीं। दोनों खाते से उठा दिए, दोनों जीत गए। आज तक देखे कहीं पे दोनों जीत गए? एक जीतेगा ना। ठीक, तो यहाँ पे जो है ना, प्रबल वाला मतलब अधिक क्रियाशील वाला मतलब जो तेजी से काम करता है, वो क्या करेगा? कमजोर वाले को उसके घर से भगा देता है। कमजोर वाले को या कम क्रियाशील को क्या करता है? वहां से भगा देता है। घुमा फिरा के आप कह सकते हैं कि प्रबल या ज्यादा क्रियाशील जो होता है, ये अगले को उसके स्थान से खिसका देता है। जैसे मान लेते हैं ये कोई जो है एक पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर किसी व्यक्ति का कब्जा है जिसका नाम क्या है? ए है। और ये ए की जो क्रियाशीलता मान लेते हैं कि 8 यूनिट है। कितना है? 8 यूनिट। यहाँ पर जो है बी नाम का कोई एक और व्यक्ति आता है, इसकी क्षमता जो है क्रियाशीलता मान लेते हैं कितना है? 10 यूनिट। कितना? 10 यूनिट। अब ये क्या करेगा? यहाँ पर आएगा, ठीक है ना जी। तो ये मान लीजिए जमीन है, इस पर कब्जा किया है ना। ये क्या किया? कब्जा किया है। बी आएगा यहाँ से ए को भगा देगा। तो बी जब ए यहाँ से जाएगा तो क्या जमीन ऐसे खींच के लेके जाएगा? जमीन चल तू भी, ऐसे नहीं करेगा ना। तो यहाँ पे ये क्या करेगा? मतलब जो तत्व होता है उसको भगाएगा, बाकी को नहीं भगाएगा। उसके साथ में जो कुछ और रहेगा वो नहीं जाएगा। केवल कौन जाएगा? जो तत्व वहां पर जो है धनात्मक वाला होता है वही जाएगा, ऋणात्मक वाला नहीं जाएगा। जैसे मान लेते हैं हम लोग MgSO4 लिखा है ना, MgSO4। तो यहाँ पे धन वाला कौन है? मैग्नीशियम है ना। ये मैग्नीशियम हटेगा यहाँ से, SO4 वैसे पड़ा रहेगा। बात समझेंगे? Mg जाएगा, मैग्नीशियम जाएगा, SO4 वैसे पड़ा रहेगा। तो ये सिद्धांत समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक, अब यहाँ पे जो है देखिए कार्य कैसे करता है सिस्टम, कि अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा जो है कम क्रियाशील तत्व को क्या कर दिया जाता है? भगा दिया जाता है। तो परिभाषा क्या बनेगी? अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा, अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक या स्थान से क्या कर दिया जाता है? भगा दिया जाता है। उसके यौगिक या स्थान से विस्थापित कर दिया जाता है, या हटा दिया जाता है, भगा दिया जाता है, सब मतलब एक ही है ना। विस्थापित कर दिया जाता है।
ठीक, तो ये हो गया हमारा विस्थापन का डिफिनीशन। किसका? विस्थापन का। अब किताबी भाषा थोड़ा सा अलग हो सकता है, कोई व्यक्ति जो अपने भाषा में लिखेगा तो कुछ और लिखेगा, लेकिन घुमा फिरा के सबका एक ही मतलब मकसद होगा कि एक जाएगा दूसरे को भगाएगा। मकसद सबका वही होगा। अब बात करते हैं कि जो विस्थापन क्रिया होता है कितने प्रकार का होता है? तो ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है एकल विस्थापन, एक को क्या बोलते हैं? एकल विस्थापन। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और दूसरे को बोलेंगे द्विविस्थापन, या इसको उभय विस्थापन के नाम से भी जानते हैं। द्विविस्थापन या उभय विस्थापन। ठीक है, तो उभय विस्थापन में क्या होगा? इसकी इंग्लिश क्या होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है? देखिए, अगर एकल विस्थापन की बात करें, पहले हम लोग एकल विस्थापन की बात करेंगे। एकल विस्थापन में ना एक तत्व जाएगा कोई किसी यौगिक के संपर्क में। किसके संपर्क में? किसी यौगिक के संपर्क में। अब मान लेते हैं यौगिक, मान लेते हैं क्या है हमारा, जैसे HCl है। यौगिक क्या हमारा? HCl है। तो यहाँ पे मान लेते हैं Na रहेगा, तब तो क्या रहेगा? Na रहेगा। Na जाएगा H से मारपीट कर ले, क्योंकि Na भी प्लस वाला और H भी प्लस वाला। तो हमेशा जो है मारपीट जो है ना, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो धनावेशी तत्व होता है वही करता है। ठीक, तो यहाँ पे एक तत्व जाएगा दूसरे यौगिक में जाएगा, और यौगिक का जो तत्व होगा क्रियाशील वाला उसी को क्या करेगा? वहां से भगा देगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे तत्व और यौगिक की बात होती है सिंगल विस्थापन में। ठीक है ना? एकल विस्थापन में क्या होता है? एक तत्व होगा और एक क्या होगा? यौगिक होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि दोनों पक्ष यौगिक यौगिक होंगे। दोनों पक्ष क्या होंगे? यौगिक यौगिक होंगे, है ना? इसमें जो है मामला समान रहेगा, मतलब 2 यौगिकों के बीच होता है ऐसा। इसमें द्विविस्थापन में क्या होगा? 2 यौगिक। जैसे हम कह सकते हैं कि NaCl प्लस H2SO4। अब यहाँ पे ए भी एक यौगिक है, ये भी एक यौगिक है ना? तो ये हमारा किस में आ जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट में। और ये किस में आ जाएगा? तो सिंगल। तो डबल वाले में क्या होता है? यौगिक और यौगिक के बीच कंपटीशन होता है, और एकल विस्थापन वाले में क्या होता है? तत्व और यौगिक के बीच में। बात सुनिए, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? आगे चले। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एकल विस्थापन। एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया, यही ना? एकल विस्थापन वाले में हम लोग क्या पढ़े अभी? इसमें एक क्या होगा? एक तत्व होगा, और वो किससे जो है कंपटीशन करेगा? तो एक यौगिक से, है ना? जी सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। अब देखिए इसमें होगा क्या कि जैसे मान लेते हैं हमने लिया Mg प्लस CuSO4, है ना? बात समझाई? यहाँ पे Mg और प्लस CuSO4 है। Mg का मतलब मैग्नीशियम, और CuSO4 का मतलब कॉपर सल्फेट। ठीक है ना? कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन किसके किसके बीच होगा? मैग्नीशियम और कॉपर के बीच। ठीक है ना? मैग्नीशियम और कॉपर के बीच। तो यहाँ पे मैग्नीशियम कॉपर को मारा 2-3 थप्पड़। कॉपर जाके किनारे जो है तालाब किनारे रो रहा है, हम तो लुट गए।
है ना। और यहाँ आके जो है Mg जो है SO4 के साथ में जुड़ जाएगा तो बनेगा क्या, MgSO4। लेकिन हम लोग सोचेंगे कैसे आया MgSO4, है ना। CSO4 दिया था, इसमें हमको कुछ नहीं सोचना है। तो MgSO4 के क्या, MgSO4 के साथ क्या बैलेंस है, संतुष्ट है। तो देखिए Mg पे क्या पाया जाता है, 2 और SO4 पे 2। इसके नीचे कितना लिखेंगे, इसके नीचे तिरछा गुणा कर देंगे। Mg का गुणा 2 से करेंगे क्या हो जाएगा, MgSO4 का होल ट्वाइस। क्यों होल ट्वाइस क्यों लगेगा, अगर हम 4 के बाद फिर 2 लिखेंगे 42 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए जब यहाँ पे कोई गिनती लगा हो ना तो तुरंत हम क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, है ना। अगर ये नहीं होता ना तो हम ब्रैकेट नहीं लगाते। तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या, MgSO4। मतलब ये मामला ठीक ठाक है, MgSO4 सही है ना। तो अब ये क्या हो गया, कॉपर सल्फेट से किसमें बदल गया, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। बात समझ। और ये अलग क्या हुआ इसमें, तो कॉपर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम कितना है, 1 है। SO4 एक बार है तो SO4 1 है। Cu 1 है तो Cu यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक, ये तो हो गया रिएक्शन। अब हम इसके सहारे परिभाषा निकालेंगे। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा किसी यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, एकल विस्थापन। ठीक है ना। तो परिभाषा क्या बनेगी, कोई मान लेते हैं एक तत्व है, वो जाएगा किसके संपर्क में, किसी यौगिक के संपर्क में जाएगा। और यौगिक में जो कम क्रियाशील तत्व होगा इसे क्या कर दिया जाएगा, वहां से हटा दिया जाएगा। ठीक, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन। ठीक है ना। मतलब वही है कि जिसका घर है उसको आप भगा दीजिए, उसके घर में खुद रहना शुरू कर दीजिए, वही हमारा क्या है, एकल विस्थापन। तो जिसको आपने भगाया वो अपना छत तो लेके नहीं गया ना कि 4 पहियों लेके चलो, पहले जान है तो जहान है, तो कहावत सुने होंगे, वो भागेगा का बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो परिभाषा क्या बनेगी, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा किसी यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एकल विस्थापन। ठीक, तो परिभाषा एक बार लिख देते हैं यहाँ पे, शांत। किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा किसी यौगिक में उपस्थित उपस्थित कम क्रियाशील तत्व को जितना बार बोलेंगे उतना लैंग्वेज चेंज होगा, लेकिन अर्थ वही है। उपस्थित कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से
विस्थापित कर दिया जाता है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं पोटेशियम प्लस जिंक सल्फेट ZnSO4। ठीक ना। यहाँ पे पोटेशियम किसके साथ कंपटीशन करेगा तो जस्ता के साथ। ये क्या हो जाएगा जिंक सल्फेट है। ये क्या है जिंक सल्फेट। ठीक, और ये क्या हो जाएगा ये पोटेशियम। पोटेशियम का नाम क्या है कैलियम, इसीलिए इसको के से संकेत दिया जाता है कैलियम है ना। तो पोटेशियम जो है यहाँ पे आएगा, मारपीट किया किसके साथ तो Zn के साथ। तो ये क्या हो जाएगा KSO4 प्लस हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा अलग Zn। अब ये बैलेंस में एक चीज ध्यान दीजिएगा Zn। अब हमको ये नहीं कंफर्म है कि यार KSO4 सही है कि गलत है। ठीक है, क्या होगा ये सही है KSO4 तो करना हमको कुछ नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे K और SO4 लिखेंगे। K पे क्या पाया जाता है 1 प्लस SO4 पे 2 इसके नीचे कितना लिखेंगे इसके नीचे तिरछा गुणा कर देंगे। K का गुणा 2 में करेंगे क्या हो जाएगा K2। SO4 का गुणा 1 में करेंगे कोई अंतर आएगा ये क्या हो जाएगा K2SO4। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए K2SO4 है ना। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि देख रहे पोटेशियम यहाँ पे कितना बता रहा है 2। तो यहाँ हम क्या कर दे 2 से गुणा कर दे। ठीक है ना, यहाँ पे 2 से गुणा कर दिए। तो यहाँ पे पोटेशियम 2 हो गया, पोटेशियम 2 हो गया। Zn एक बार तो Zn 1 हो गया। SO4 है तो SO4 हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है ना। दूसरा हमारा क्या है द्विविस्थापन। दूसरा वाला क्या है द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया ना पूरा। बालवीर चाचा अब देखिए द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट, इसको किस और नाम से जानते हैं उभय विस्थापन। इंग्लिश क्या होगा डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। अब यहाँ पे कंपटीशन किसके किसके बीच होगा यौगिक और यौगिक के बीच। योगी नहीं यौगिक। कुछ लोग यौगिक चक्कर में जो दुबला पतला हो जा रहे क्या बात है? तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी। जैसा हम कह सकते हैं Al और है हमारा NO3। क्या है Al के बाद NO3। ठीक, अब इसको देखिए हम चेक करेंगे सूत्र हमारा सही है गलत है। तो ये हो जाएगा हमारा Al पे क्या पाया जाता है 3 प्लस और NO3 पे 1 माइनस। इसके नीचे कितना 3, इसके नीचे 1। तिरछा गुणा कर देंगे। Al का गुणा 1 में करेंगे क्या हो जाएगा Al। NO3 का जो है होल थ्राइस है ना एल्युमिनियम नाइट्रेट। ठीक, इसका हम क्रिया करवा देते हैं CuSO4 से। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि Cu पे जो हम लोग पीछे अभी पढ़े हैं कि Cu पे क्या पाया जाता है 2 प्लस SO4 पे 2 माइनस। गोवा फिरा के कैंसिल हो जाता तो बचता क्या है CuSO4। अब यहाँ पे कंपटीशन किसके किसके बीच होगा Al और Cu के बीच। ठीक ना, Al चला जाएगा Cu वाले जगह और Cu चला आएगा कहाँ Al।
ठीक है ना। अब देखिए Al जाएगा SO4 के साथ, Al जाएगा किसके साथ, SO4 के साथ, Al पे 3, SO4 पे 2, नीचे कितना, SO4 के नीचे 2, तिरछा गुणा Al का गुणा 2 से करेंगे क्या हो जाएगा, Al2, और SO4 का गुणा 3 से करेंगे क्या हो जाएगा, SO4 का होल राइस। ठीक, 3 हमने ब्रैकेट लगा के क्यों लगाया, क्योंकि SO के नीचे ऑलरेडी नंबर लिखा जा चुका है। 4 के बाद फिर 3 लगाने 43 हो जाएगा। दादा बाबा खेती है चाहे जो लिखो, नहीं है ना। अब यहाँ पे जो है Al चला गया SO4 के साथ, चला बचा क्या, CuNO3। अब Cu पे मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, डबल प्लस है, और NO3 पे एक माइनस है। इसके नीचे कितना, 2, इसके नीचे 1। तिरछा गुणा कर दीजिए, Cu का गुणा 1 में करेंगे तो कोई चेंजिंग आएगा, नहीं आएगा। Cu और NO3 का गुणा से करेंगे 2 से तो NO3 का होल ट्वाइस, ये हो जाएगा NO3 का होल ट्वाइस। ठीक है ना, बात समझ आई, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम बैलेंस करेंगे यार। एल्युमिनियम यहाँ पे कितना बता रहा है, 1, इधर कितना बता रहा है, 2 से गुणा कर देते हैं तो एल्युमिनियम कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, NO3 कई बार है, 3 बार। ठीक, और यहाँ पे 2 से गुणा है, ठीक है ना। अब देखिए 2 तिया 6 कई बार हो गया, 2 तिया 6 बार। ठीक, और यहाँ पे क्या बता रहा है, NO3 कई बार है, अभी तक 2 बार है। अगर हम 3 से गुणा कर दे यहाँ तो, अब देखिए 3 दुनिया 6, NO3 कई बार हो गया, 6 बार हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और बता रहा है, एल्युमिनियम बैलेंस हो गया, एल्युमिनियम 2 उधर 2 इधर, NO3 उधर कितना हो गया, 3 दूना 6, इधर NO3 कितना है, 2 तिया 6। यहाँ पे Cu कितना बता रहा है, 3, ठीक ना। और SO4 कई बार बता रहा है, 3 बार। अगर हम यहाँ पे 3 से गुणा मार दे तो हमारा Cu भी कितना हो गया, 3 हो चुका है, और SO4 का भी 3 से गुणा हो जाएगा, तो ये SO4 भी हमारा कितना बार हो गया, 3। बैलेंस हो गया ना, कोई दम नहीं इसमें ना। ठीक, तो परिभाषा क्या बनेगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कंपटीशन किसके किसके बीच है, यौगिक और यौगिक के बीच। परिभाषा क्या बनेगी, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 यौगिकों के बीच उनके तत्वों का क्या होता है, आपस में लेन देन या विनिमय होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। बात समझाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एक आध एग्जांपल करवाएं। ठीक, ये वाला थोड़ा सा जो है टफ था रिएक्शन, क्योंकि बड़ा हो गया है ना। उतारेंगे का इसको, नहीं चलिए एक और करवाए ना। सल्फ्यूरिक अम्ल का करवा देते हैं, H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। और रिएक्शन करवा देते हैं इसका, Na2SO4 तो है इधर यार, NaCl से करवा दे, हाँ ठीक है ना। NaCl का मतलब साधारण नमक, खाने वाला नमक, है ना। तो यहाँ पे H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। अब एक चीज ध्यान दिएगा, यहाँ पे कंपटीशन किसके किसके बीच होगा, तो Na और H2 के बीच, ठीक ना। Na कहाँ, H2 कहाँ जाएगा, Na वाली जगह पे, और Na कहाँ आएगा, H2 वाली जगह पे। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, Na का जो है, Na आएगा यहाँ से तो H2 को मार के भगा देगा। अब यहाँ Na जब यहाँ से H2 भाग जाएगा तो किसके साथ जुड़ना चाहेगा, Na SO4, तो Na हो गया और ये हो गया SO4। Na पे कितना प्लस की माइनस, एक प्लस पाया जाता है। SO4 पे 2, इसके नीचे कितना, इसके नीचे 2, तिरछा गुणा कर देते हैं। Na का गुणा 2 से करेंगे क्या हो जाएगा, Na2। SO4 का गुणा 1 में करेंगे, कोई अंतर आएगा, ये हमारा क्या हो गया, Na2SO4। ठीक, अब बचा क्या हमारा
H आएगा किसके साथ? Cl के साथ। तो H पे क्या पाया जाता है? 1 प्लस Cl पे 1 माइनस, इसके नीचे 1, इसके नीचे भी कितना? 1, है ना। तो यहाँ पे H का गुणा 1 में करेंगे कोई अंतर नहीं आएगा, Cl का गुणा 1 में करेंगे कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? HCl। इतना क्लियर? इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बोलेंगे सोडियम सल्फेट। इसको क्या बोलेंगे? सोडियम सल्फेट। ठीक। और इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक हमारे शरीर में पाया जाता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अम्लीय माध्यम है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना बता रहा है? 2 बता रहा है। उधर कितना है? 1 है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन 2, उधर भी हाइड्रोजन कितना? 2। हाइड्रोजन बराबर हो गया, कम ज्यादा है? बराबर। SO4 यहाँ पे कई बार है? 1 बार है। तो यहाँ पे भी SO4 कितना? 1 बार है। यहाँ सोडियम कितना बता रहा है? 2। यहाँ पे सोडियम कितना बार है? 2। और यहाँ पे कई बार है? 1 बार। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दिए। अब ये देखिए सोडियम भी 2 हो गया और क्लोरीन भी कितना हो गया? 2। तो यहाँ पे सोडियम तो 2 है, अब 2 गुणे Cl का मतलब क्या हो जाएगा? 2 गुणे क्लोरीन। ठीक है ना। बात समझ आ गई? नहीं समझ आ गई? ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का क्रिया हम किससे करवाए हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करवाए हैं साधारण नमक से या सोडियम क्लोराइड से। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं ना। परिभाषा क्या बनेगी? यही लिख लेते हैं, इतने में हो जाएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो यौगिकों या 2 से अधिक यौगिकों के मध्य तत्वों का क्या होता है? लेन देन या विनिमय। लेन देन होता है तो इसे ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। थोड़ा सा हंसे उसे का ज्यादा, उसको आराम से जो है इज्जत के साथ बोर्ड पे बुलाया जाएगा। ठीक। इसके बाद एक आध रिएक्शन दिया जाएगा, अवकात अपने अपनी समझ में आ जाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते। ठीक। बात समझ? कोई दिक्कत नहीं इसमें? ठीक हो गया? लिखे हैं पूरा? जो नहीं लिखा लिख ले। ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इंग्लिश क्या होगा? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। और ये क्या हो जाएगा? इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक्सो का मतलब होता है बाहर। एक्सो का मतलब बाहर। थर्मिक का मतलब तापमान या गर्मी या उष्मा। थर्मिक का मतलब क्या हो जाएगा? गर्मी या उष्मा।
इंडो का मतलब हो जाता है अंदर, इंडो का मतलब अंदर, और अंदर जाएगा तो उसमें जाके जुड़ेगा कि कहीं और जाएगा, जुड़ेगा। जुड़ने को हम क्या बोल सकते हैं, अवशोषण किया। क्या बोलेंगे, अवशोषण किया गया। और यहाँ पे बाहर का मतलब क्या हो जाएगा, उत्सर्जन। बाहर का मतलब उत्सर्जन, ठीक है ना। और थर्मिक का मतलब आपको पता है, गर्मी या उष्मा, ठीक है ना। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और जब गर्मी बाहर निकलेगा तो उसको हम प्लस से डिनोट करेंगे, और जिसमें गर्मी अंदर जाएगा उसको हम माइनस से डिनोट करेंगे। ये भी ध्यान देना है, बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन हम करवाते हैं, उसमें गर्मी निकल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उष्मा छेपी, ठीक है ना। अच्छा, जब उष्मा उत्सर्जन होगा तो जहां पे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, वहां का अगल बगल का जो माहौल होगा वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। बात समझ आई। जहां पर उष्मा छेपी अभिक्रिया होगी, वहां पर गर्मी जब कहीं पर, जैसे मान लीजिए कहीं पे आप देख रहे हैं आग लगी हुई है, आग जल रही है, ठीक है, तो वहां पर आप जो है देखेंगे कि गर्मी लगने लगता है। तो गर्मी उसके अगल बगल भी लगता है कि केवल उसी में लगता है, अगल बगल भी लगेगा। मतलब हम कह सकते हैं आसपास या वातावरण का तापमान बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। एक एंडोथर्मिक में क्या होता है कि जो अगल बगल का तापमान होता है वो खींच खाच के बाल्टिया में आ जाएगा। तो अगल बगल से गर्मी जो था वो खींच खाच के बाल्टी में आ गया, तो बगल का तापमान ठंडा हो जाएगा कि मतलब तापमान कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है एंडोथर्मिक में क्या होता है, तापमान पास आएगा, और एक्सोथर्मिक में क्या होगा, तापमान दूर जाएगा, बाहर जाएगा। बात समझ आई। अब देखिए, हम कह सकते हैं एक्सोथर्मिक को जो है, अगर मान लीजिए ग्रेनाइट है, उसको आप जला दीजिए, ठीक है ना। ग्रेनाइट को आप जला दीजिए, ऑक्सीजन के संपर्क में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, CO2 प्लस उष्मा। मतलब इसमें क्या हुआ, प्लस लगा तो गर्मी निकला कि अंदर गया, निकला, ठीक। मेथेन का मतलब क्या होता है, CH4 प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दीजिए इसका भी। मेथेन जो होता है, इसको जो है बायोगैस के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि यह जो है सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित करके जो गाय भैंस होते हैं, जिनमें सेलुलोज का पाचन होता है, उनके गोबर से जो है मेथेन गैस प्राप्त की जा सकती है। इस मेथेन की सहायता से जो बल्ब जलाया जा सकता है, खाना बनाया जा सकता है, कपड़ा प्रेस किया जा सकता है, कुछ भी आप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये बनेगा CO2, और क्या बनेगा, जल बनेगा, प्लस उष्मा निकलेगी, प्लस उष्मा निकलेगी, है ना। क्लियर। अब यहाँ पे कार्बन कितना बता रहा है, 1 बता रहा है। यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना बता रहा है, 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना बता रहा है, 2। तो ऑक्सीजन तो 2 है यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन लेकिन कितना बता रहा है, 4। तो यहाँ अगर हम 2 से गुणा कर दे तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ, कितना हो गया, 4। तो यहाँ पे भी हम 2 से गुणा मार दे, 2 दूनिया 4, ठीक है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 था, हाइड्रोजन 4 के चक्कर में 2 से गुणा मारना पड़ा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन में गुणा मारे तो ऑक्सीजन बोला कि हम भी पीछे प्लेट लेके खड़े हैं, कृपया ध्यान दें, ठीक। तो यहाँ पे जो है 2 से ऑक्सीजन में गुणा हुआ, ठीक। तो ये बोला कि इधर पूरी कब है, तो बेचारा तसला वसला लेके दौड़ा है, बोला ले तू भी 2 पूरी, है ना। तो सबको घुमा फिरा के जो है मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया। तो परिभाषा क्या बनेगी, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के दौरान क्या होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है या उष्मा बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहेंगे, उष्मा छेपी। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें जो है उष्मा अवशोषित की जाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी। जैसे मान लेते हैं ना, N2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करवाएंगे तो ये बनेगा 2NO, ठीक ना, 2NO। अब यहाँ पे जो है नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस उष्मा लगेगा। इसमें क्या लगेगा, माइनस उष्मा लगेगा। बात समझ आई। या हम कह सकते हैं
कि PCl5 पेंटाक्लोराइड जो होता है, इसको मान लीजिए अगर देखा जाए तो ये PCl3 प्लस Cl2 में टूट जाएगा और साथ ही जो है इसके द्वारा भी क्या किया जाएगा, ऊष्मा का अवशोषण कर लिया जाता है। तो ये हमारा जो है किसमें हो गया, ऊष्मा शोषी में। ये किसमें हो जाएगा, ऊष्मा शोषी, है ना। ये ऊष्मा शोषी वाला है। बात समझ आए कि नहीं समझे? दोनों में दो दो एग्जाम्पल हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये जो हम कह सकते हैं कि ऊष्मा छेपी वाले में ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, प्लस से डिनोट करेंगे, और ऊष्मा शोषी वाले में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कहीं से खींचा जाता है, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, तो माइनस। बात समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो परिभाषा लिखिएगा, पहले इसको बना, बाद में बना लीजिएगा। अभी लिखिएगा इसमें एक्सोथर्मिक हेडिंग ऊष्मा छेपी, लिखिएगा वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है, उसे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया में जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया में निकलने वाली ऊष्मा को प्लस ऊष्मा से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा लिख दीजिएगा, धन ऊष्मा, ब्रैकेट में डाल दीजिएगा इसको ना, को प्लस ऊष्मा से प्रदर्शित करते हैं। हो गया। अब अगला वाला एंडोथर्मिक ऊष्मा शोषी, लिखिएगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बाहर से अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा को अवशोषित कर लिया जाता है। अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा को अवशोषित कर लिया जाता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है ना। इसे माइनस ऊष्मा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। माइनस ऊष्मा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना। आज यही छोड़ दीजिए।